बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है हम रिव्यू कर रहे हैं जो कि बहुत आसान है और सारी पुरानी चीज़ें बार बार आई जा रही हैं। हम इनका ओवरव्यू ले रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है। देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट जनरल लैंग्वेज। क्लियर राइटिंग कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक केयरफुल चूजन वर्ड्स, नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि कह रहा है क्लियर राइटिंग में जनरल बातें नहीं करनी है आपने, उसमें केयरफुल चूजन और स्पेसिफाइड बातें करनी है। प्रोज क्लटर्ड विद लैंग्वेज दैट इज ओवरली एब्स्ट्रैक्ट, ornate or vague becomes unclearable, unreadable, either too dense or too vague to be understandable। ऐसी बातें जो ओवरली एब्स्ट्रैक्ट हों, यानी कि जिसमें किसी भी बात में आपने ओवर कुछ कर दिया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड जो ना हो, एग्जेजरेशन कर दी, वेग कर दिया, अनक्लियर बना दिया, कुछ एम्बिगुअस कर दिया, तो वो रीडर के लिए रीडेबल नहीं होगा। Vague language, although the amount of detail in your writing will depend on your audience, use specific facts whenever possible. These facts make the difference between vague assertion and accurate scientific reporting. बात सारी समझने की भी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ याद करने वाले, सीधी सी बात है। वो कह रहा है कि वेग लैंग्वेज आपकी राइटिंग को ऐसा बना देती है और आपको क्या करें, अवॉइड करें वेग लैंग्वेज यूज़ करने से। और फैक्ट्स जो डिफरेंस करते हैं असर्शन एंड एक्यूरेट स्पेसिफिक, वो ये फैक्ट्स नीचे बताए गए हैं। सबसे पहले ऑर्डिनेट लैंग्वेज, क्लियर राइटिंग यूजेज द सिंपलेस्ट मोस्ट डायरेक्ट वर्ड्स पॉसिबल। ठीक है, आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्टली आपने चलना है, टू द पॉइंट बात करनी है, ये सारी बातें आपको पता हैं। यूज फॉर देयर ओन सेक, ऑर्डिनेट वर्ड्स सिंपली डिस्ट्रैक्ट द रीडर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब क्या, वर्ड के आपने ऑर्नामेंटेशन नहीं करने, ठीक है। ऑर्डिनेट वर्ड सिर्फ रीडर को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिट्रैक्ट करते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। ऑर्डिनेट मतलब ज़्यादा ज़ेब और आइश वाले वर्ड्स और ऐसे सजा बुझा के अपने नए लफ्ज़ लिखें, उसको कहते हैं ऑर्डिनेट वर्ड्स। नेक्स्ट है टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग। ईच फील्ड एंड स्पेशली typically uses a vocabulary that relies a variety of specialized concepts by means of technical language। कि हर बात में, हर फील्ड में अपने अपने वर्ड्स होते हैं। हर आपको पता है हर फील्ड के मेडिकल हैं, उसके अपने वर्ड है। टेक्निकल लॉ की फील्ड है, उसके अपने हैं। इस तरह आपकी साइंस के एस्ट्रोनॉमी की फील्ड है, उसके अपने वर्ड्स हैं। बायोलॉजी में अपने वर्ड हैं, सबके अपने अपने टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ये तो बात पता है आपको। दिस स्पेशल टर्म्स कन्वे कंसनट्रेटेड मीनिंग्स दैट हैव बीन बिल्ट अप ओवर साइंटिफिक पीरियड ऑफ अ स्टडी ऑफ अ फील्ड। हर टर्म का एक मतलब होता है जो बहुत से स्टडी के बाद ड्राइव हुआ होता है। मैच टर्मिनोलॉजी टू द एबिलिटी ऑफ द ऑडियंस, अपनी टर्मिनोलॉजी को, अपने टर्म्स को अपने ऑडियंस की एबिलिटी के मुताबिक मैच करें और फिर यूज़ करें। ओके, यू मे यूज़ अ टर्म विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्टिल नॉट रीच योर ऑडियंस। हो सकता है आप बहुत ध्यान से टर्म यूज़ करें, फिर भी आपके ऑडियंस उस तक ना पहुँचें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ़ योर ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑडियंस के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आप अवेयर ऑफ होंगे, तभी आप उनके मुताबिक लिख पाएंगे। इफ़ दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन योर फील्ड, यू विल नीड टू सब्सटीट्यूट योर मोर जनरल टर्म्स ऑफ योर स्पेशलाइज्ड टर्म्स। इट मीन्स दैट यू मे नॉट बी एबल टू राइट विद ग्रेट एक्यूरेसी अबाउट योर टॉपिक। अगर आपको अपनी फील्ड में मास्टर हैं तो आप ग्रेट एक्यूरेसी से लिखें, ठीक है, जो ऑडियंस के लिए ईजी हो। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि ये वाले जो 5-6 ये रिव्यू वाले टॉपिक है ना, ये बिल्कुल लास्ट पे होने चाहिए, या ये होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस को लेंथ ही करते हैं, इनका फ़ायदा कोई भी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये सारी चीज़ें वही एक रीड आउट करने वाली हैं, जस्ट देख रहे हैं ना आप, कुछ याद करने वाला ना, कुछ इसमें कोई सही ऐसे काम की बात है। बाइस्ड लैंग्वेज, जी हम तो 500 बार पढ़ चुके हैं। बाइस नहीं होना आपने, अनबाइस्ड, अपना ना एज, ना कोई सेक्स, ना फिजिकल एबिलिटी, ना एथनिक, ना रेशियल, कोई भी बाइस आपने नहीं होना अपने लैंग्वेज में। ये फिर वही बात है। खैर, रीड आउट करते हैं। अवॉइड लैंग्वेज दैट कुड बी इंटरप्रेटेड एज बाइस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, एज, फिजिकल एबिलिटी और एथनिक और रेशियल आइडेंटिटी। इंस्टेड यूज लैंग्वेज दैट इज inclusive and avoids unintended stereotypes and refer to people and groups using labels they prefer. Some of the categories types of biased language are ageist language, language biased against people with disabilities, ethnicity और racially biased language। आपको याद है हमने शायद 101 में ये biased language का पढ़ाया हुआ मैंने आपको, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद इधर पीछे पढ़ा हो। उसमें सही नीचे हर चीज़ की एग्जांपल भी थी कि ये रेशियल बाइस है, ये इथनिक बाइस है, ये लैंग्वेज बाइस्ड है, ठीक है। विदाउट एनी बाइस आपने लिखना है। पंक्चुएशन योर प्रोज इन ऑर्डर टू हेल्प क्लैरिफाई हाउ वर्ड्स क्लासेस, यानी कि ये वाली पंक्चुएशन मार्क्स, पीरियड्स, कॉमास, कोलोन, सेमी कॉलन, ये कॉलन एंड सेमी कॉलन मुझे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। खैर, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे आपको पता है, ये आपने यूज़ करने हैं अपने राइटिंग में।
ठीक है, इसमें भी यही है। मैनी साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन हैव डिटेल स्टाइल गाइड्स आउटलाइंस अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएशन फॉर टेक्निकल डॉक्यूमेंट इन दिस रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन फॉलो द। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये रीड आउट करना है की भी जरूरत आपको ये नहीं है। ठीक है, ये वाले आपने याद कर लेने हैं कि सेमी कॉलन कौन सा, कॉमा कौन सा इसमें से, और पैरेंथेसिस कौन सी है, डैशिस कौन से हैं। बस अब ये आगे इनका ये आगे काम की बात हम पढ़ने लगे। पीरियड्स, अब वो कह रहे हैं पीरियड्स कहाँ यूज होंगे। पीरियड किसको कहते हैं, ऊपर ये देखें सबसे पहला जो है डॉट, उसको पीरियड कहते हैं। ये कहाँ यूज होता है, अब ये याद करना है आपने। ठीक है, यूज पीरियड्स टू इंडिकेट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस। याद रखना है, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके एंड पे आपको पता है क्वेश्चन मार्क आता है। डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में आपने फुल स्टॉप यूज करना है, जिसको पीरियड्स भी कहते हैं। Failing to place a period after a complete sentence may produce a comma supplies or fuse sentence. Comma supplies fuse sentence हम पीछे डिटेल से पढ़ा है, आपको पता है। वो कह रहा है पीरियड आप सही जगह पे या फुल स्टॉप अगर प्लेस ना करें तो आपके सेंटेंस comma supplies या fuse sentence बनने का खतरा है। Place the period at the end of an incomplete sentence may produce a sentence fragment. कि इनकम्प्लीट सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग है या वर्ब मिसिंग है, आपको पता है सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या होता है, हम पीछे पढ़ के आए ये भी। उसके एंड पे अगर आप फुल स्टॉप या पीरियड प्लेस करेंगे तो इसका ये मतलब है कि ये सेंटेंस फ्रैगमेंट है। ये एग्जांपल दी है उसने, ये सेंटेंस है और लास्ट पे ये आपको नजर आ रहा है पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं। अब सम यूजेस ऑफ पीरियड्स, यूज अ पीरियड आफ्टर नंबर ऑफ और लेटर्स एज इन नंबरेटेड लिस्ट। इधर आपने यूज करना है, ये आपने यूजेस पीरियड के याद कर लेना है, 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, and each item is an enumerated list with a period if one or more items in the list are complete sentences. हर अब आइटम अगर कंप्लीट सेंटेंस है तो हर आइटम के लास्ट पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ पैरेललिज्म नॉर्मली ऑल आइटम्स आर नॉन शुड बी कंप्लीट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि आइटमाइज किया जाए जब चीज़ों को वो कंप्लीट हो, लेकिन फिर भी अगर वो कंप्लीट पीरियड हैं तो फिर उनके लास्ट पे भी आप पीरियड प्लेस करेंगे। If a vertical list completes a sentence begin in the introduction to the list, the final period is omitted unless the item is in the list are separated by commas or semicolon. कि अगर वर्टिकल लिस्ट चल रही है आपकी लिस्ट में, आपको पता है ज़्यादा चीज़ें हो एक ही लिस्ट में तो वो कॉमा से कॉमा डाल के फिर कॉमा और लास्ट वाले पे एंड लिखते हैं, ऐसा होता है ना। तो अगर वो चल रही है फिर आप पीरियड नहीं करें उस पे, उसके लास्ट पे भी प्लेस फिर आप तब करें जब वो सेपरेट हो कॉमा से या सेमी कॉलन से, ईच वर्ड सेपरेट हो, ईच आइटम सेपरेट हो, तो तब आप उसके लास्ट पे पीरियड प्लेस करेंगे। कहाँ गया नेक्स्ट है, पीरियड स्टैंड फॉर डेसिमल पॉइंट्स विद नंबर्स। डेसिमल पॉइंट्स के आखिर में भी, यानी कि जो नंबरिंग लिखी हो उसके आखिर में, यानी कि आपका सेंटेंस है ना, आप कह लें आई हैव 52 रुपीज़, 52 5 और 2 आपने लिखा हुआ है, उसके लास्ट पे भी आपने यानी कि फुल स्टॉप लगाना है, पीरियड प्लेस करना है। यूज़ एलिप्सिस पॉइंट्स 3 पीरियड्स विद स्पेसिस बिटवीन एंड ऑन बोथ साइड्स टू इंडिकेट ओमिटेड पोर्शन ऑफ द कोटेशन। यानी कि ऐसा है बाज़ औक़ात आप ना कोई बड़ी लंबी सी लाइन है, आप जैसे कुरान पाक की वर्स है हम उसका हवाला देते हैं। ठीक है, आपने स्टार्ट किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आपको बड़ी 4-5 लाइनों की वर्स दी गई है, उसको आपने ट्रांसलेट करना है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल दे रही हो, अच्छा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आपने लिखा खुद से, आगे आपने डॉट 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 3 4 6 5 6 ये डॉट लगाया, फिर डॉट लगाया, ये क्यों लग रहा डॉट, ओहो अच्छा खैर, ये डॉट लगाया, फिर डॉट लगाया, फिर डॉट लगाया, फिर डॉट लगाया, फिर आखिर पे आगे लास्ट वर्ड लिख दिया, या लमून या तालमून इन कुंतुम तालमून फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, जो भी है आखिरी वर्ड, यानी कि 3-4 लाइनों को आपने डॉट 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 कर दिया। ये मैंने वैसे एग्जांपल दिया, कोई और भी बात हो सकती है। आप यानी कि आपका जब लंबी सी बात हो, आप ओमिट कर रहे हैं, सारा लिखना नहीं चाह रहे, तो आप उसमें भी 3 पीरियड विद स्पेसिस ऐड करने हैं, आपने ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि 3 फुल स्टॉप दरमियान में स्पेस हो, ये आपने ऐड करने हैं ऐसे। If the omitted portion follows a sentence period or other end punctuation, retain the end punctuation before the ellipsis point. अगर वो जो omitted portion आपने किया है उसमें sentences ज़्यादा हैं या फिर उसमें punctuation का मसला है, तो क्या करें, retain the end punctuation before the ellipsis points. वही बात जो मैंने आपको बताई कि एलिप्सिस पॉइंट से पहले आप एंड पंक्चुएशन लिख दें, जैसे ये आपने पहले लिखा एलिप्सिस पॉइंट्स और फिर आपने लास्ट वर्ड्स लिख दिए। रिटेन अदर पंक्चुएशन मार्क्स दैट प्रोसीड टू फॉलो द यू स्किप पोर्शन फॉर क्लैरिटी एंड प्रिसाइजनेस। नेक्स्ट इज यूज द पीरियड आफ्टर सर्टेन एब्रीवेशंस। आपको पता है मिस्टर हम लिखते हैं एम और आगे फुल स्टॉप लिखते हैं, या मिसिस लिखते हैं आगे फुल स्टॉप, ऐसे एब्रीवेशंस में भी हम यूज़ करते हैं। स्पेशली दोज दैट देमसेल्व्स स्पेल वर्ड्स, यूज द पीरियड्स आफ्टर सर्टेन एब्रीवेशन, स्पेशली दोज दैट देमसेल्व्स स्पेल वर्ड्स। ओके, दैट इज रिपीटेड। प्लेस अ पीरियड इनसाइड कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क के इनसाइड पे भी आपने, यानी कि ये अगर यहाँ से यहाँ हमने कोटेशन मार्क्स किया, ये हमारा कोटेशन है 2 लाइनों का, या इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ भी, तो आपने उसके लास्ट पे पीरियड प्लेस करना है।
Place a period after the parenthesis or bracket at the end of sentence unless the parenthesis or brackets enclose a complete new sentence. ठीक है, इसमें भी आपने जब तक वो कंप्लीट न्यू सेंटेंस में ऐड ना हो तब भी पैरेंथेसिस और ब्रैकेट के केस में पीरियड पुट करना है. ये याद कर लेना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ पीरियड्स. नेक्स्ट इज कॉमा. यूज कॉमा टू कीप योर राइटिंग क्लियर. Omitted or incorrectly used commas can cause confusion or even change meaning. Commas should be used with the following elements. आगे कॉमा के यूज़ बता रहा है, कह रहा है ध्यान से कॉमा यूज़ करना. गलत कॉमा यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ आपका सेंटेंस गलत होगा, आपके सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो सकता है. इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स. यूज कॉमास टू सेट ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इंट्रोडक्टरी क्लासेस और इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस टू सिग्नल वेयर द इंट्रोडक्टरी एलिमेंट फिनिश एंड द मेन पार्ट स्टार्ट्स. आपने किसी चीज़ लिखी, उसका इंट्रोडक्टरी एलिमेंट दिया, ठीक है, आई एम फ्ला फ्ला, आगे आपने कॉमा प्लेस करना है, फिर आगे बात ये करनी है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है ना. इंट्रोडक्टरी एलिमेंट के बाद कॉमा प्लेस किया, एक बात. दूसरी जगह ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, प्लेस अ कॉमा आफ्टर ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस. आपको अच्छे से पता है ट्रांजिशनल वर्ड, ट्रांजिशनल मार्कर, ट्रांजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, हम पढ़ के आए हैं इनको पीछे. अच्छा, दैट बिगिन्स अ सेंटेंस, इनके बाद भी आपने कॉमा पुट करना है. इंट्रोडक्टरी क्लासेस, ये तो आप पढ़ लिया ऊपर. इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स के बाद भी, इंट्रोडक्टरी क्लासेस के बाद भी कॉमा पुट करेंगे. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ज्वाइनिंग इंडिपेंडेंट क्लासेस, इनके बाद भी कॉमा आएगा. देखें ना, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, ऐसी सारी चीज़ों के बाद हम कॉमा लगाते हैं. नेक्स्ट हमारा एलिमेंट इन सीरीज. ज़्यादा से आइटम्स हैं, आई लाइक रेड, कॉमा येलो, कॉमा ग्रीन, कॉमा वाइट, कॉमा और पता नहीं क्या क्या कलर्स, ठीक है. ऐसे सीरीज कोई बात आप कर रहे हैं, आइटमाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तब भी कॉमा पुट करेंगे. ऑल्दो प्लेसिंग अ फाइनल कॉमा बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफन कंसिडर ऑप्शनल, ओमिटिंग इट कैन समटाइम्स कॉज कन्फ्यूजन. कॉन्सिक्वेंटली, अब देखें ना, कॉन्सिक्वेंटली कंजक्शन है, इसके बाद कॉमा उन्होंने पुट किया हुआ है. Most scientific and technical writing routinely use the final comma in a series to prevent possible ambiguities. सीरीज़ के बाद वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी, सीरीज में जो बातें हैं वहाँ कॉमा आप पुट करते हैं, एलिमेंट्स की जो भी सीरीज होती है, ठीक है. ये कॉमा के भी यूजेस आपने याद कर लेने हैं, इनकी हेडिंग याद कर लें, अंदर वाला आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट मॉडिफायर्स. यूज अ कॉमा बिटवीन कोऑर्डिनेट मॉडिफायर्स. मॉडिफायर्स और कोऑर्डिनेट इफ दे मॉडिफाई द सेम वर्ड. जिस वर्ड के साथ यूज़ हुआ है उसी को अगर मॉडिफायर कर रहा है तो उसके दरमियान आपने कॉमा यूज़ करना है. यू कैन टेस्ट टू सी इफ द मॉडिफायर्स आर कोऑर्डिनेट बाय इंसर्टिंग एड बिटवीन देम. इफ द डिस्क्रिप्शन स्टिल मेक सेंस देन द मॉडिफायर्स आर कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेटिंग मॉडिफायर्स, ऐसे मॉडिफायर दे मॉडिफाई इन द सेम वर्ड, जिसके साथ यूज़ हो रहे हैं उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेटिंग मॉडिफायर है. कोऑर्डिनेटिंग मॉडिफायर के बिटवीन आपने कॉमा यूज़ करना है. ये भी कॉमा का यूज़ आ गया. नॉन रिस्ट्रिक्टिंग मॉडिफायर्स. यूज अ कॉमा टू सेट ऑफ नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर्स. अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर यूजुअली इंट्रोड्यूस बाय विच एंड कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इट मॉडिफायर्स. ठीक है, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है कि जिसको मॉडिफाई कर रहा है उसके बारे में उसके साथ एसेंशियल नहीं होता. वो इन्फॉर्मेशन जो इसको मॉडिफाई कर रहा है वो एसेंशियल नहीं होती उसके मॉडिफायर के बारे में. ऐसे मॉडिफायर को कहते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर. इसके में भी आपने कॉमा यूज़ करा है. parenthesis element, use comma to set off parenthesis element. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट है एप्लिक्टिक कंस्ट्रक्शंस. एप्लिक्टिक कंस्ट्रक्शन, यूज कॉमा टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स readily अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. ऐसे वर्ड जो कॉन्टेक्स्ट से अंडरस्टूड हैं या कॉन्टेक्स्ट में से लिए गए हैं उनको भी ओमिट करने के लिए करके आप कॉमा यूज़ करें. स्पेशलाइज यूजेस ऑफ कॉमा in numbers with 5 or more digits. Anglo-American usage dictates that there should be commas before groups of 3 digits. 3 डिजिट का कोई ग्रुप है उससे पहले भी कॉमा आता है एंग्लो अमेरिकन के मुताबिक. काउंटिंग फ्रॉम द राइट से काउंटिंग जो लिखते हैं हम उसमें उसके बाद भी कॉमा पुट करेंगे, यानी कि राइट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अगर आप तो. एक्सेप्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नंबर. स्वाय एक ऐसा ग्रुप जिसका 3 डिजिट ग्रुप है जिसका बिगिनिंग नंबर से हो रही है, यानी कि स्टार्ट नंबर से हो रहे हैं. उसके अलावा बाकी जो 3 डिजिट ग्रुप्स के 3 डिजिट्स के जो ग्रुप है उनके साथ आपने कॉमा पुट करना है. एग्जाम्पल देखें. कस्टमर्स रिपोर्टेड अ टोटल ऑफ 2. ये देखा, ये जैसे हम लिखते हैं ना 2250, अब 2 के बाद कॉमा, 2200 के बाद फिर कॉमा, फिर 50, ऐसे ये पुट किया हुआ है कॉमा. हार्डवेयर माल फंक्शन. अब इन 1994 212 केसेस हैड बीन डायग्नोस्ड. ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल था, ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा. मेमोराइजेशन सुपरफ्लुअस कॉमास. एक्सेप्ट आफ्टर इंट्रोडक्टरी डिपेंडेंट क्लास.
इंट्रोडक्टरी इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है उसके अलावा डू नॉट यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लास फ्रॉम द मेन क्लास। मेन क्लास को डिपेंडेंट क्लास को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ नहीं करें। सिर्फ डिपेंडेंट क्लास जो है अगर वो इंट्रोडक्टरी है तो कॉमा यूज़ करें, अदरवाइज नहीं करें। द डिपेंडेंट क्लास प्रोवाइड नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, placement of commas with other punctuation. Place comma inside quotation mark but outside parenthesis. कोटेशन मार्क के इनसाइड पे भी कॉमा यूज़ करें लेकिन पैरेंथेसिस के आउटसाइड पे। ऊपर हमने जो पीरियड पढ़ा है उसमें भी पैरेंथेसिस में उसका जिक्र पढ़ा, लेकिन वो थोड़ा इससे डिफरेंट है, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। ओके, ये आपने याद करना है इस लेक्चर में, सिर्फ कॉमा के यूजेस और पीरियड के यूजेस सारे के सारे याद करने हैं। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।